विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। इससे प्रीवियस वीडियोस में बच्चों हमने डिस्कस किया था अबाउट ग्रेट डिप्रेशन इन इंडिया, देन कमिंग ऑफ ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस, फिर हमने ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस के अर्ली इयर्स देखे और आज हम देखेंगे कि व्हाट हैपेंड ऑफ डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। जैसे जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वो अपने आप को अपने ऊपर गुलामी से, कॉलोनाइजेशन से रिलीव करवाती गई, उनकी क्या कंडीशन हुई एंड व्हाट दे हैव डन। एंड बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है कि बहुत सारी कंट्रीज एक्सेप्ट द डेवलप्ड कंट्रीज वर कॉलोनाइज्ड। ठीक है, बहुत सारी एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज कॉलोनाइज थी। तो जैसे जैसे वो फ्री होती गई उन्होंने खुद के लिए एक बेहतर प्लान बनाया और अपनी अवेयरनेस को दिखाया, अपनी शक्ति को दिखाया। कैसे दिखाया है देखो, एशियन एंड अफ्रीकन कॉलोनीज फ्रीड फ्रॉम डोमिनेंस, भाई आजाद हो गई। आजाद होने के बाद जब हम किसी को हमने भगा दिया ना, किसी का जब शासन हम पे सालों तक था और अब हमने कहा कि अब तुम चले जाओ, बहुत हमने संघर्ष किया, तो जाहिर सी बात है वो कंट्री पुअर होगी और उस कंट्री के रिसोर्सेज भी खत्म हो गए होंगे, क्योंकि जब कॉलोनाइजेशन होता है तो वो कंट्री जो कॉलोनाइज करती है वो सारे रिसोर्सेज समाप्त कर देती है, या मैं कहूँ कि कंज्यूम कर देती है या हड़प लेती है। वो सारे रिसोर्सेज उनका वहां से पूरा ड्रेन कर लेती है इनटू देयर फॉर देयर यूजफुल पर्पसेस, और दे यूज टू इम्पोर्ट देम एट वेरी चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सबसे बड़ी डेवलपिंग कंट्रीज की प्रॉब्लम थी कि उनका जो भी रिसोर्स था वो डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत ही कम प्राइस पर जा रहा था, एट वेरी लो रेट, एट मतलब डिजायरेबल भी नहीं थे, उससे भी कम थे, जिसमें कि उनको बहुत उनकी इनकम और उस प्राइस, उस आइटम का जो वैल्यू है वो राइज हो सकता था, पर वो होने नहीं दे रहे थे क्योंकि उसमें फिर उनका प्रॉफिट नहीं था। So this was a situation। फिर आगे ब्रिटेन वुड वर्क मोर ऑन डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम 1950s। 1950s से ब्रिटेन वुड ने डेवलपिंग कंट्रीज पे ज्यादा काम करना शुरू किया। उसका रीजन था सी ब्रिटेन वुड हैज नथिंग टू डू विद पॉवर्टी एंड नथिंग टू डू विद लैक ऑफ रिसोर्स। मतलब अगर किसी कंट्री में पॉवर्टी है या किसी कंट्री में लैक ऑफ रिसोर्सेज है तो ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन उसकी हेल्प नहीं कर सकता, बिकॉज ब्रिटेन वुड इज समथिंग विच यूज टू फाइनेंस। वो आपको फाइनेंस हो सकता है, नो दिस इज अप टू यू कि आप वो फाइनेंस लगा के कैसे पॉवर्टी रिड्यूस करते हो। ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस रिसोर्सेज नहीं दे रहा था, तो ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस से बहुत ज्यादा फाइनेंस लेकर और हेल्प लेकर जापान और वेस्टर्न वर्ल्ड ने खुद को डेवलप कर लिया था। एंड नाउ वंस दे आर डेवलप्ड, दिस इज द टाइम फॉर ब्रिटेन वुड टू पे फोकस ऑन डेवलपिंग कंट्रीज। सो दे स्टार्टेड डूइंग इट फ्रॉम 1950s। US secured right to exploit resources for developing countries। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इकोनॉमिक्स में भी एक आया था क्लास 10th। जिस बच्चों ने वो इकोनॉमिक्स का ग्लोबलाइजेशन चैप्टर अब तक नहीं पढ़ा है, प्लीज गो एंड स्टडी, गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स इन ऑल द चैप्टर्स। वहां पे हमने मेंशन किया है कि यूएस की शुरू से ही, बिकॉज यू नो ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस बनने में यूएस प्लेड अ मेजर रोल और उसके पास वीटो पावर भी थी, तो उसने एक अधिकार ब्रिटेन वुड से ले रखा था, एंड दैट इज कि वो जिस डेवलपिंग कंट्री से चाहे उसके रिसोर्सेज को बहुत कम रेट में इंपोर्ट कर सकता है। तो उससे क्या हो रहा था कि उस डेवलपिंग कंट्रीज के रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हो रहे थे, वो बिल्कुल उनकी बर्बादी हो रही थी, विच वॉज रॉन्ग, और उसको रोकने वाला कोई भी नहीं था। सो फाइनली व्हाट डेवलपिंग कंट्रीज हैव डिसाइडेड, ये भारत से भी हो रहा था, इंडिया में भी हो रहा था, ब्रिटिशर्स हैव स्टार्टेड importing opium at very low rate of interest, tea at very low rate of interest। so ये क्या हो रहा था कि जहां पे हम प्रॉस्परस हो सकते थे वहां प्रॉस्परस नहीं हो पा रहे थे, तो उसके लिए सारी 77 G77 इज ग्रुप 77, ये ग्रुप था 77 डेवलपिंग कंट्रीज का, हु कम्युलेटिवली डिसाइडेड कि डेवलप्ड कंट्रीज को ऐसा नहीं करने देंगे कि वो डेवलपिंग कंट्रीज के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सके। सो दे डिमांडेड NIEO। What is NIEO? It is New International Economic Order। ठीक है, इन्होंने ब्रिटेन वुड से कहा कि इन्हें एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर चाहिए, एक नई व्यवस्था चाहिए जिसमें कि ऐसी डेवलप कंट्रीज को कोई अधिकार नहीं हो कि वो उनके रिसोर्सेज का हनन कर सके।
तो कुछ डिमांड्स उन्होंने मांगी, जैसे कि पहली डिमांड थी कंट्रोल ओवर सेल्फ रिसोर्सेज, अपनी कंट्री का जो रिसोर्स है उस पर सिर्फ और सिर्फ उसी की कंट्री की सरकार का अधिकार हो और किसी का भी नहीं। दूसरा देखो फेयर प्राइसेस फॉर रॉ मटेरियल, उनके यहाँ से जो रॉ मटेरियल जा रहा है वो फेयर प्राइस पर जाएगा। ये नहीं है कि आप एक डेवलपिंग कंट्रीज से तो 100 रुपए में ले रहे हो वही प्राइस रॉ मटेरियल, उसके बाद उसको फिनिश कर रहे हो और 2000 रुपए में आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो दिस इज रॉन्ग। वो जो मार्जिन होना चाहिए, नेगोशिएशन होना चाहिए, वो फेयर होना चाहिए। एक्सेस ऑफ देयर गुड्स इन डेवलप्ड मार्केट नेशन, और डेवलपिंग कंट्रीज को भी ग्लोबलाइज होने का मौका मिलना चाहिए, उनकी भी बनी हुई चीजें डेवलप्ड कंट्रीज के मार्केट तक पहुंचे और वहां बिचे, ये अधिकार उनके पास भी होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा पढ़ चुके हो, सेकेंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो, वी हैव डिस्कस्ड इट इन मेनी फॉर्म्स कि ये इकोनॉमिक्स में भी हमने डिस्कस किया था कि ये आदत रही है शुरू से डेवलप्ड कंट्रीज की कि वो खुद का व्यापार तो बढ़ा रहे हैं, हर वो काम कर रहे हैं जिससे उनको प्रॉफिट हो, लेकिन जिससे दूसरों को प्रॉफिट हो वो नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल ले रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज से बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, लेकिन अपने मार्केट में उनको एक्सेस नहीं दे रहे, तो दिस इज रॉन्ग। दिस वॉज द मोटिव ऑफ G77 और उसके फॉर्मेशन के पीछे का यही मकसद था। ये 3 पॉइंट्स आपके, एक दिस वन, सेकेंड दिस एंड थर्ड इज दिस वन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि G77 क्या था एंड व्हाई इट वाज फॉर्म, तो फॉर दिस रीजन इट वाज फॉर्म। अब धीरे धीरे ये हुआ स्टूडेंट्स कि G77 ने ये जो ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशंस थे ना, ये बंद करवा दिया, और अब ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशन नहीं चलेगा। अब ग्लोबलाइजेशन एक नया टर्म आया है, आपके लिए पुराना है, उस टाइम नया था ये टर्म, और वो अब इंट्रोड्यूस होने वाला था। तो लेट्स सी इन आवर नेक्स्ट स्लाइड कि व्हाट वाज दैट टर्म व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड। Okay, so all these things, the formation of G77 led to the end of Bretton Woods system. इधर ब्रिटेन वुड एंड हो जाता है एंड बिगिन हो जाता है ग्लोबलाइजेशन। इट्स अ बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड देन हाउ द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन टुक प्लेस। सी ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन से सबका जो डेवलपमेंट रेट था वो कांस्टेंट नहीं था। यूएस आल्सो वाज नॉट एट ऑल द टाइम वाज एट 7th level। यूएस की भी डेवलपमेंटल जो रेट थे, जो इनकम्स थी, जो इकोनॉमीज थी, वो स्टेबलाइज नहीं थी, इट यूज्ड टू फ्लक्चुएट। तो वो बहुत मुश्किल हो रहा था उनको अपना रिलेशन विद गोल्ड मेंटेन कर पाना। नाउ रिलेशन विद गोल्ड याद करो, दिस वाज अ प्रीवियस लेक्चर्स में हमने वहां पे पढ़ा था कि कैसे ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन ने पैकेज कर दिया था इंडियन रुपीज को इनटू डॉलर एंड डॉलर को इनटू गोल्ड। सो वो जो पैकेजिंग थी, एक फिक्स्ड अमाउंट की जो पैकेजिंग थी कि इतना 35 पाउंड्स ऑफ गोल्ड विल लीड टू $1, वो मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। क्योंकि यू थिंक लाइक दिस, इसको और आसानी से समझते हैं। अभी क्या हो रहा है कि जो मेरा जो डेवलपमेंटल रेट निकल कर आ रहा है, कंट्री की जो एवरेज इकोनॉमी आ रही है मेरे कंट्री की, वो मान के चलो 100 रुपीज आ रही है, ठीक है। अब उसके हिसाब से मैंने क्या किया कि मुझे समझ में आया कि मेरे वो 100 रुपीज वर्थ है टू 20 पाउंड्स ऑफ गोल्ड। तो मैंने उसको इक्वलेंट रख दिया कि 20 पाउंड्स ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 100 इंडियन रुपी, फाइन। लेकिन हो क्या रहा है कि अब मेरी इकोनॉमी फ्लक्चुएट कर रही है। कभी मेरी इकोनॉमी 100 रुपीज नहीं आ रही है एवरेज निकल के, मेरी इकोनॉमी कभी 50 रुपीज आ रही है, कभी 80 रुपीज आ रही है। तो वो 50 और 80 रुपीज से बैलेंस बनाना उस 25 पाउंड्स ऑफ गोल्ड का, ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। ये जो फिक्स एक्सचेंज रेट था ना कि हमने एक यूनिट को फिक्स कर दिया और उसके हिसाब से एक्सचेंज करेंगे, ये बहुत दिक्कत हो रहा था क्योंकि स्टेटस जो था कंट्रीज का वो फिक्स नहीं था, वो फ्लक्चुएटिंग था। तो इसके लिए अब बहुत जरूरी हो गया था कि अब हम फिक्स एक्सचेंज रेट को डिस्ट्रॉय करें, कोलैप्स करें, छोड़ दें और फ्लक्चुएटिंग या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स पर आ जाए। और ये अपने आप ही हुआ, ऐसे करना नहीं पड़ा, ये खुद ब खुद हो गया कि पहले जो फिक्स एक्सचेंज रेट थे वो फ्लक्चुएटिंग पर आ गया, अब ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखो, डेवलपिंग कंट्रीज नाउ बोरो लोन फ्रॉम वेस्टर्न कमर्शियल बैंक्स एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। अब ये फिक्स नहीं है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो सिर्फ ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन से ही लोन लेंगी। अब वो लोन ले सकती है किसी भी वेस्टर्न बैंक से या किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से ऑफ डेवलप्ड कंट्री, ये ध्यान में रखना, ठीक।
फिर दिस लीड टू डेब्ट ट्रैप एंड क्राइसिस स्पेशली इन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। अब क्योंकि पहले तो आप एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे हो जिसके ऊपर जिम्मा है आपको प्रॉस्पेरस करने का, तो वो आपको कर्जे में तो आने नहीं देगी। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट जगह से लोगे या किसी बैंक से लोगे तो डेफिनेट है उनका मोटिव क्या है, टू अर्न प्रॉफिट। उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है कि आप डूब जाओगे या आप प्रॉस्पेरस हो जाओगे। तो इसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज स्पेशली अफ्रीकन कंट्री और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज डेब्ट ट्रैप में आ रही थी, यानी कि कर्जे की साइकिल में फंस रही थी और रिटर्न हो रही थी पॉवर्टी। ठीक, देन फिर क्या हुआ, 1970s MNCs शिफ्ट ऑपरेशन फ्रॉम लो वेज एशियन कंट्रीज। अब ये हालत हो रही है कि बहुत मुश्किल हो रहा है कंट्रीज का सस्टेन करना और उनका काम करना। तो 1970s से MNCs से दिमाग लगाया और उन्होंने क्या कहा कि अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते सैलरी देना हमारे कंट्री में, तो अब हम उन कंट्रीज में ऑपरेशन यूनिट्स लगाएंगे जिन कंट्रीज के एम्प्लॉयज बहुत कम रेट पर काम कर सकते होंगे, यानी कि बहुत लो वेजेस लेते होंगे। सो व्हाट दे हैव स्टार्टेड टारगेटिंग, उन्होंने ऐसी कंट्रीज को टारगेट करना शुरू कर दिया जो डेवलपिंग हो, यानी कि जहां के लोग पुअर हो और वो किसी भी कम से कम रेट पर काम करने के लिए तैयार हो जाए, ताकि उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उनको प्रॉफिट में रहे। अपनी कंट्री में कराएंगे तो अब उनकी कंट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, वो बढ़ गई है, स्टेटस बढ़ गया है, तो वहां उन्हें लो वेज वर्कर नहीं मिलेंगे, यहाँ उन्हें लो वेज वर्कर मिलेंगे। यहाँ कहा, डेवलपिंग कंट्रीज में। सो दे हैव स्टार्टेड टारगेटिंग डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। इसी बीच में चाइना ने अपनी कुछ ऐसी पॉलिसीज, फाइनेंशियल पॉलिसीज निकाली कि चाइना मार्केट में वापस आ गया था। चाइना हैज मेक अ बिग कमबैक इनटू द इकोनॉमी, और अब चाइना की जो इकोनॉमी थी ना, जो लोग थे वो बहुत कम प्राइसेस पर काम करने के लिए तैयार थे। तो इस वजह से सारी कंट्रीज अट्रैक्ट हो रही थी चाइना की तरफ, उसके वर्कर की तरफ, क्योंकि वो बहुत कम वेजेस में काम कर रहे थे। और आपने इसलिए अक्सर कई बार सुना होगा मार्केट में बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो चाइनीज आइटम बेचती हैं, क्योंकि उनकी ऑपरेशनल यूनिट वहीं होती है। और यूनिट वहां होने की वजह यह है कि वहां के जो वर्कर है वो बहुत कम पैसों में काम कर देते हैं। दैट इज वाई उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आता है वो कम आता है और वो सस्ते दामों में मिल जाती है। सो दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस था MNCs का डेवलपिंग कंट्रीज में पैसा लगाने का, इसने एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाया इन कंट्रीज लाइक इंडिया, इन कंट्रीज लाइक चाइना, इन कंट्रीज लाइक जापान। क्योंकि ये कंट्रीज कैसी थी, जापान तो चलो फिर भी एक टाइम पर स्टैब्लिश थी और प्रॉस्परस कंट्री थी, इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज जो कि डेवलपिंग स्टेज पर थी, MNC का वहां आना और वहां पैसा लगाना और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, इतने काम से ही ये कंट्रीज धीरे धीरे स्टेबलाइज होने लगी, इनके लोगों की इनकम बढ़ने लगी, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने लगे, पॉवर्टी रिड्यूस होने लगी, और जो एक इकोनॉमी है वो थोड़ी सी अपग्रेड होने लगी। तो यहाँ से हम ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस भूलकर अब हो गए थे ग्लोबलाइज्ड, क्योंकि अब हम क्या कर रहे थे, ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं थे। अब हम डिपेंडेंट थे, सिर्फ टारगेट कर रहे थे उन कंट्रीज को जहां पर काम सस्ते रेट में हो जाएगा। इट कुड बी एनी कंट्री। और लोन लेने का सिस्टम भी ब्रिटेन वुड का बंद हो गया था। कंपनीज वर टेकिंग लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। तो ब्रिटेन वुड यहाँ खत्म हो गया, उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। स्पेशली जो उसने यूएसए को राइट देकर किया, उसकी वजह से उसकी वैल्यू एकदम डिग्रेड हो गई थी। नाउ वी ओनली एम्फसाइजिंग ऑन ग्लोबलाइजेशन, ऑटोमेटिकली मार्केट में ग्लोबलाइजेशन आ गया था, एंड टिल डेट वी आर enhancing and liberalizing our globalization, which we have already discussed in economics chapter globalization. तो जिसने भी अभी तक नहीं देखा है जाके वो चैप्टर भी देखाइए। और ये चैप्टर में भी अब ग्लोबलाइजेशन के आने के साथ हमारा वर्ल्ड ग्लोबल हो गया है, इकोनॉमी ग्लोबल हो गई है, सब जगह ट्रेड चल रहा है, MNC आ गई है, फिनेंसेस आ गए हैं, फिक्स्ड रेट से हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर आ गए हैं, और इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो रहा है। We are finishing this chapter today. If you have any problem in any of the concept, don't forget to write down in the comment section. We'll definitely discuss it in the live sessions. So किसी को go through all the videos of this chapter और उससे related पूरा chapter समझ लीजिए। Next video contain करेगी summary in story, that is full chapter in short story. Don't forget to note it down and watch that particular video. Till then, stay healthy, stay happy. Bye bye.